हेलो चैंपियंस, अब आज से वीकली लेवल पर करंट अफेयर की सीरीज लेकर आ रहा है चैंपियन स्क्वायर। आपको मध्य प्रदेश की सीरीज नम्रता मैडम के थ्रू मिलेगी और यहाँ मध्य प्रदेश के अलावा मैंने कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का घटनाक्रम अब मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा वीकली स्तर पर। चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले चर्चा का विषय है तलाश। तलाश क्या है आप तो बताइए। तलाश टी से ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। तलाश पहल। अब आपके मन में विचार होगा और याद रखिए प्रीलिम्स में आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन फुल फॉर्म के फॉर्म में आते हैं, तो हमको याद रखना है कि तलाश जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ लिंक होगा। जैसे ये ट्राइबल से संबंधित एक पहल है, तो हो सकता है यूनिट 10 में आपसे ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश सरकार पूछ ले। क्या है फुल फॉर्म? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। ठीक, NESTS, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ट्राइबल फॉर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट। NESTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। और यूनिसेफ की एक संयुक्त पहल है जिसमें आदिवासी छात्रों का कैसे समग्र विकास करें, उनकी पर्सनालिटी पर इनहांसमेंट जो हो सकता है, उनकी पूरी पर्सनालिटी को कैसा ग्रूम किया जा सकता है, इसके लिए तलाश पहल लॉन्च किया गया है यूनिसेफ की मदद से। तो आदिवासी छात्रों का समग्र विकास और करियर का मार्गदर्शन इसमें इसका उद्देश्य है। इसके लाभार्थी तकरीबन 1.38 लाख प्लस छात्र जो होंगे, जो एकलव्य मॉडल, जो मध्य प्रदेश में भी एकलव्य मॉडल चल रहा है, तो वो उसी पद्धति पर आधारित है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS, ये भी याद रखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एकलव्य मॉडल फॉर रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक, दिसंबर 2025 तक 28 प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक इसमें इसके कवरेज में शामिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एक नजर जान लेते हैं इसके कौन कौन से। तो साइक्रोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट होता है NCERT तमन्ना तर्ज पर। तो याद हो सकता है आप याद रखिएगा कि आपसे तमन्ना पूछ ले जाए कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो NCERT के द्वारा किया है। साइक्रोमेट्रिक टेस्ट जो आपकी मेंटल एबिलिटी को देखा जाता है कि कितने आप शार्प दिमाग आपका चल रहा है, इसके बारे में साइक्रोमेट्रिक टेस्ट होता है। फिर करियर गार्ड एंड काउंसलिंग सिस्टम है जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा आपके एप्टीट्यूड पर, आपकी जो समग्र विकास है, आपकी पूरे व्यक्तित्व के विकास पर, इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। लाइफ स्किल ट्रेनिंग, संवाद, EQ, आत्म प्रेरण। ठीक है, एक होता है IQ, ठीक, और एक होता है EQ, यानी इंटेलिजेंस है क्वोशेंट है और एक इमोशनल क्वोशेंट है। तो आपको EQ लेवल पे होना चाहिए। वाद संवाद कैसे होना चाहिए? कभी कभी होता है क्या कि आप देखते हैं कि जो लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो उनमें बहुत चपलता नहीं हो पाती, बहुत तेजी से बात नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो संवाद कौशल। फिर आत्म प्रेरणा, कभी कभी लोग होते क्या दूसरे से तो प्रेरित हो जाते हैं, बट सेल्फ एस्टीम क्या होता है, आत्म प्रेरित नहीं हो पाता व्यक्ति, तो आत्म प्रेरणा भी इसमें सिखाया जाता है। ई लर्निंग पोर्टल होता है, इसमें रखा गया है जिसमें शिक्षकों के हेतु इसमें समय समय पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं उनको कैसे संसाधन के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो इसमें सब कुछ जाना जाता है। तलाश फिर अगेन बता दें, आदिवासी छात्रों की प्रतिभा को दिशा देने की एक प्रक्रम है। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए कभी भी हो सकता है कि अगर यूनिट 10 में आ जाता है तो यूनिट 10 में आएगा तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है कि फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि क्या हो सकता है इसका फुल फॉर्म, या किसके संयुक्त प्रयास से हुआ है। संयुक्त प्रयास तो आपको बताना होगा NESTS और यूनिसेफ इंडिया का संयुक्त पहल है जिसके प्रयासों के फलस्वरूप यह पहल कार्यरत है। ठीक है, फिर आ जाइए, हमारा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है त्यागपत्र, कि अभी हमारे जो याद रखिएगा, थोड़ा सा हम एक बार क्विक रिवीजन कर देंगे कि हमारे जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा इस्तीफा अचानक सडनली दे दिया गया और पूरे देश में एक अचानक खबर बन गई कि अभी इनकी, तो उन्होंने 3 से 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला था कि 2027 मेरा रिटायरमेंट है, मगर अचानक कभी जब रिजाइन कोई देता है तो एक थोड़ा एक चर्चा का विषय बन जाता है, और चर्चा का विषय अभी यही बने हुए हैं। 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको सीधे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करूंगा कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको टू द पॉइंट उस पर ही बात करना है। एक्स्ट्रा ज्ञान याद रखिएगा, चैंपियन स्क्वायर आपको कभी ज्ञानी नहीं बनाना है। चैंपियन स्क्वायर का उद्देश्य एकमात्र है कि आपको अंतिम रूप से ज्ञान देकर हमको आपको अधिकारी बनाना है, और यही हम करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं, तो हो सकता है प्रीलिम्स में MPPSC 2026 जो आने वाले
दिसंबर में नोटिफिकेशन मिलेगा आपको 2026 के प्रीलिम्स में हो सकता है कि किस नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं, तो रिजाइन देने वाले तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। संसद सत्र के बीच इस्तीफा देने वाले ये पहले उपराष्ट्रपति हैं। किस टाइम पीरियड के, कि जब संसद का सत्र चलायमान अवस्था में था, ये राज्यसभा के सभापति थे। याद रखिएगा, जब उपराष्ट्रपति होंगे तो राज्यसभा के सभापति होंगे। तो संसद के बीच चलता हुआ जो संसद सत्र है उसके बीच में देने वाली ये रिजाइन देने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, पद की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया है कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं ये। क्लियर है दोस्तों, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। कारण क्या है? स्वास्थ्य कारण। अब पॉलिटिकल कारण हो सकता है, स्वास्थ्य कारण है, मगर हम तो भाई जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, हम देखिए न्यूज में कुछ राजनीतिक विषय भी चल रहे हैं, मगर हम तो शासकीय जो भी घटनाक्रम है हम तो उसको ही बात करेंगे। हमको क्योंकि अधिकारी बनना है तो हम तो सीधे तटस्थ होकर बात करेंगे क्या है कारण, तो ये स्वास्थ्य कारण है। ठीक है मित्रों, स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन्होंने रिजाइन दिया। अब रिजाइन का जो उल्लेख है किस आर्टिकल में है, तो 67A में रिजाइन का उल्लेख है कि इस 67A के तहत राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र सौंप सकते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा कि किसको दे सौंप सकते हैं, तो राष्ट्रपति साहब को ये अपना। तो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 67A, 67B, 67C, 67D, तो आपको क्या करना है, 67A के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की जाएगी कि आपका जो रिजाइन है हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, हो सकता है यही आ जाए। 66 में क्या है, चुनाव केवल लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों द्वारा होता है। जब इनकी निर्वाचन की बात कर लिया जाए तो इनका निर्वाचन प्रक्रिया में कौन है, जब राष्ट्रपति होंगे तो उनकी प्रक्रिया अलग है, मगर उपराष्ट्रपति होंगे तो केवल लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों द्वारा होगा। और राष्ट्रपति द्वारा, इसमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि राष्ट्रपति की जब हम उनका चयन होता है, ठीक है, उनका चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन से शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को छोड़कर और कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाकर इस चयन प्रक्रिया का पूरा काम कंप्लीट किया जाता है। फिर 35 वर्ष की अगर योग्यता की बात करते हैं तो 35 वर्ष की आयु हो और राज्यसभा के सदस्य की मतलब उनको सदस्य की चयन की योग्यता इन पर होनी चाहिए। ठीक, शक्तियों की बात कर लें तो 64 में राज्यसभा के सभापति होने की शक्ति है। हमने डिस्कस किया था कि जब भी उपराष्ट्रपति होंगे तो राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करेंगे। तो किसमें, आर्टिकल 64 के तहत। फिर 65 में क्या है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार जो संभालने का काम, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिए दोस्तों कि आर्टिकल 65 जो क्या है, 65 का काम यही है कि जब अगर राष्ट्रपति कहीं बाहर गए हों या अस्वस्थ हो या मेडिकल पर्पज से कहीं वो अटेम्प्ट नहीं ले पा रहे हैं या प्रॉब्लम में है या अपने कार्यालय नहीं आ पा रहे। ठीक, अटेम्प्ट से तात्पर्य है कि जब भी कोई काम हो या कोई सभापति का काम हो ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, संयुक्त सत्र का जब आह्वान होता है तब राष्ट्रपति साहब नहीं आ रहे तो उनके बिहाफ पर उपराष्ट्रपति साहब इनका कार्य संभालेंगे। कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति हमने डिस्कस कर लिया था कौन कौन से थे, वीवी गिरी, भैरव सिंह शेखावत, ये आपको मिलेंगे, और प्रतिभा पाटिल। आप तीनों का नाम हो सकता है कि एलिमिनेट करने के प्रोसेस में आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन है, तो वीवी गिरी हो सकते हैं, भैरव सिंह शेखावत हो सकते हैं और प्रतिभा देवी पाटिल हो सकती है। क्लियर है गाइस? तो मुझे लगता है कि ये आपके फैक्ट आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं। तो ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं और संसद के सत्र में, चलते हुए सत्र में इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं। 67A के तहत क्या होगा, ये इस्तीफा राष्ट्रपति साहब को प्रस्तुत करेंगे और राष्ट्रपति के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति जी के पास। ठीक, स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 67 में इनकी चयन की प्रक्रिया होगी जिसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के जो सदस्य होंगे वो इसमें शामिल होंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इनका चयन की प्रक्रिया होगी। 35 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने का एक जो बेसिक चीजें हैं उसमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए पड़ेगी। फिर 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे और 65 में अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उनके बिहाफ पर काम करने के लिए उपराष्ट्रपति का काम होगा। ठीक, 3 हो गए हैं, वीवी गिरी, भैरव सिंह शेखावत और प्रतिभा देवी पाटिल। क्लियर है गाइस? चलिए फिर आते हैं मुद्दे पर। नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है, तो रिपोर्ट ये है कि चैंपियन स्कोर लेकर आया है, याद रखिए सभी बच्चों की, चैंपियन स्कोर लेकर आ रहा है 30 जुलाई को और 18 अगस्त को स्पेशल फाउंडेशन बैच और स्पेशल 1 ईयर बैच, टारगेटेड मींस बैच, जहां हम आपको डेडिकेटेड मींस की फैकल्टी आपका एक
बिंदुओं पर काम करेगी कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, आपकी पर्सनालिटी पे कैसे काम करना है, आपको सिनॉप्स कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है। आपको जब भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तो एज अ गार्जियन के तौर पे आपको ट्रीट भी करना है कि नहीं आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। और इन सब को लेकर आ रहा है चैंपियन स्क्वायर। ठीक, तो इस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें, खासकर 12th पास के स्टूडेंट। 12th पास होने के बाद जो कॉलेज का टाइम पीरियड बचता है, दो बच्चे अलग अलग काम करते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो केवल कॉलेज करते हैं, एक बच्चे शार्प होते हैं जो आने वाला 3 वर्ष के बाद हमें उनको क्या करना है वो उन्हें पता होता है। तो कॉलेज भी, दूसरा बच्चा क्या होता है, कॉलेज भी करता है, साथ ही साथ पीएससी की क्लासेस भी लेता है। वो बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर पाता है, क्यों? क्योंकि उसको फ्यूचर दिख रहा है। तो वो क्लास प्लस जो पीएससी करता है, जब तीसरे ईयर जब वो फाइनल पास आउट होने की कगार पे होता है तो उसका मेंस बहुत अच्छा सॉलिड तरीके से तैयार हो जाता है और फाइनल ईयर पास होने के बाद पहले अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनकर अपने जीवन को एक मुकाम पर पहुंचा देता है। वही काम करने के लिए चैंपियन स्क्वायर समर्पित हो गया है। तो याद रखिए 30 तारीख का जो बैच है बिल्कुल उसको ज्वाइन करना ना भूलें। हमारी गुणवत्ता ही हमारी पहचान है। हम याद रखिएगा कि हम आपको एक बहुत अच्छा अधिकारी बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। और अंतिम रूप से मैं आपको एक चीज यही बोलूंगा कि आप उनसे जुड़ें जो अधिकारी बन चुके हैं, जुड़ें उनसे जो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, जो आपको सही राह दिखाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आपको फाउंडेशन बैच जो 12th पास कर चुके हैं और जो कॉलेज में है हमसे जुड़िए। जो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, जो 1 साल का टारगेट बैच करना चाहते हैं, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, नंबर एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, दिए हुए नंबर पे कॉल करिए 9039030348 पर कॉल करिएगा। आपको पूरी जानकारी, फीस से संबंधित जानकारी और अदर जो आपकी इंक्वायरी होगी वो क्लियर की जाएगी। क्लियर है गाइस? चलिए मुद्दे पे आते हैं, सीधे बात करते हैं। डीआरडीओ, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, ये सब आप सभी को पता है, बट प्रीलिम्स में मैंने थोड़ा याद आ गया मुझे झटके से, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली। अब कोई पूछा जाएगा कि आकाश प्राइम क्या है, तो बताइएगा वायु रक्षा प्रणाली है। क्लियर है? वायु रक्षा, आकाश में तो केवल वायु संचरित होती है, तो आपको बस यही बताना है कि वायु रक्षा प्रणाली है पहला। फिर डीआरडीओ पूछ लिया जाए कि भैया डीआरडीओ का काम क्या है, तो सबसे पहले तो काम तो रक्षा आयुध बनाना है ही। ठीक है, कुछ नई नई जो रक्षा के क्षेत्र में नई नई इनोवेशन हो सकता है वो भी करता है। साथ ही साथ कोई इसने किसी ने आपसे प्रीलिम्स में फुल फॉर्म पूछ लिया तो आपको एक झटके में बताना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? आपको यही बताना है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम मान के चलते हैं कि कुछ बच्चों को पता होगा, मगर कुछ हमारे प्यारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो बिल्कुल इसको सीख लीजिए। ठीक, अब ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो मध्यम दूरी की सतह से क्या करेगी, सतह से, ये दिख रहा है सतह, सतह से हवा पे मार करने वाली, ये हवा हो गई और ये प्यारे बच्चों सतह, ये सेगमेंट सतह और ये सेगमेंट हो गया हवा। तो सतह से हवा की ओर मार करने वाली मिसाइल है। उन्नत संस्करण क्या है, आकाश मिसाइल एक अपडेटेड वर्जन है। सीकर टेक्नोलॉजी यानी स्वदेशी, सीकर मतलब स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी से ये सीकर मतलब ये एक टेक्नोलॉजी से लेस है, जिसके थ्रू ये एक कुल मिलाकर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाली एक मिसाइल है। और याद रखिएगा ये स्वदेशी है। क्लियर? ये स्वदेशी सक्रिय मिसाइल है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है और इसकी मारक क्षमता क्या है, 25 से 30 किलोमीटर की मारक क्षमता है। ये आपके काम का नहीं है। आपका काम का क्या है, इसको किसने लॉन्च किया है और ये किस प्रकार की मिसाइल है, सतह से हवा या हवा से हवा, ये याद रखना है। तो ये सतह से हवा की मिसाइल है। ठीक है दोस्त, इसका उद्देश्य क्या है, तो बस थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए। गतिशील या अर्ध गतिशील स्थिर सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा करना है, हवाई खतरों का प्रभावी जवाब देना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी से हवाई खतरों के खिलाफ इसको तैनात किया गया था। याद रखिएगा दोस्त कि जब भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए, और ऑपरेशन सिंदूर बहुत चर्चा में आ चुका था, तो ये हो सकता है आकाश प्राइम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो आपको बताना है या तो किस इसका जो इसका इनोवेशन, इसको बनाने का काम किसने किया, तो डीआरडीओ ने किया है एक चीज। और यह हो सकता है ये किसी ने पूछा कि ये क्या चीज है, तो बताइए ऑपरेशन सिंदूर में यूज होने वाली मिसाइल का नाम क्या है, तो बताना पड़ेगा आकाश प्राइम। क्लियर है गाइस? ठीक, ये किस पे काम करती है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट करंट की खबर है, गूगल ने लॉन्च किया एमिड एपीआई। ठीक, एपीआई क्या है, इसका फुल फॉर्म को जान लेते हैं। एएमआई क्या है, एमिड क्या है, ये सब कुछ आप एक एक सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिएगा।
एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन एपीआई। क्लियर है, गूगल ने लॉन्च किया है एमिड एपीआई। विकासकर्ता क्या है? गूगल है, बिल्कुल सही है। गूगल का कौन सा है? डीप माइंड। और पार्टनरशिप इनोवेशन टीम के थ्रू हुआ है। प्रकृति क्या है? ओपन सोर्सेस नेटवर्क है ये, फ्री फॉर डेवलपर्स एंड एग्रीटेक। क्लियर है गाइस? उम्मीद है कि आप इसको एक नजर देख लेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। क्लियर है? फिर क्या है? एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्लियर? एमिड एपीआई का काम क्या है? खेतों और फसलों की रियल टाइम। अब एक चीज और, ये कहां कहां काम आएगा? सर पूछा जाएगा, सर ये कहां कहां काम आएगा? तो ये पेपर कौन कौन से प्रीलिम्स में तो काम आएगा, ये मेंस के भी काम आने वाला। कौन से वाला सेगमेंट में? ये आएगा कृषि के सेगमेंट में। कृषि में अगर संबंधित कुछ नवीन उपक्रम पूछा जाए, नवीन प्रयास पूछा जाए, तो तुरंत आपको गूगल का एमिड एप्लीकेशन को बता देना। एमिड का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन एपीआई। क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्लियर है गाइड? फिर गाइस क्या है? खेतों और फसलों का रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए भी है। सैटेलाइट इमेजनरी प्लस एआई से फसल की स्थिति का आकलन। एआई से क्या है कि भाई कितना पानी की जरूरत है, कितने इसके मिट्टी में कितनी नमी है, फिर एनपीके की कितनी प्रतिशत मात्रा है या नहीं है, कितना और कीटनाशकों का छिड़काव करना है, या यूरिया कितना देना है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फसलों की स्थिति पता चल जाएगी। 3 साल का ऐतिहासिक डेटा भी आपको मिल जाएगा कि आपको 3 साल पहले की क्या स्थिति थी और अब की क्या स्थिति, और हफ्ते भर का डेटा आपके पास संग्रहित हो जाएगा। फसल की बुवाई, कटाई और हर प्रकार की सटीक जानकारी इस एपीआई के थ्रू क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू, एमिड के थ्रू आपको पता चल जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि को डेटा का आधार बनाना है, उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना है, जलवायु जोखिम से सुरक्षा करना है। कैसा है? जब आपका एप्लीकेशन पहले ही बता देगा कि भैया ये चैलेंज आने वाला है, ये चीजें हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये जब ये चीजें होंगी तो आप इससे जोखिमों से बच जाएंगे। लघु एवं सीमांत किसानों का सशक्तिकरण हो जाएगा और एग्रीटेक इनोवेशन को इस पे प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। ये एप्लीकेशन देख लीजिए, बैठे हुए हैं काका जी। फिर है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बहुत ही चर्चा में चलने वाली प्रमुख योजनाओं में से है प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। आखिर क्यों चर्चा में है, जान लेते हैं। धन धान्य योजना कृषि। अब प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का एकमात्र लक्ष्य है क्या? कृषकों की आय को दुगना करना। कृषक जो कर्ज के तले दबे हुए हैं, कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, उनको हमको एक बेसिक आधार प्रोवाइड करना भारत सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। चलिए जान लेते हैं एक नजर में। मंजूरी 16 जुलाई। अब प्रीलिम्स का एकदम रटने वाला फैक्ट है, कब चालू हुआ, कब ये लॉन्च हुई, या मंजूरी कब, अनुमति कब प्राप्त हुई? तो अनुमति कब प्राप्त हुई? तो 16 जुलाई को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। घोषणा इसकी हो चुकी थी 2025-26 के बजट में। और आपसे कोई पूछा जाए कि भैया वित्त मंत्री कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक, इंटरव्यू के स्टूडेंट, अभी हाल ही में 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो याद रखिएगा कोई आपसे पूछे, कभी क्या रहते हैं, कुछ बच्चे सीधे नाम ले लेते हैं, बट जब कोई बड़ी पर्सनालिटी हो या आपसे छोटे भी हो, तो एटलीस्ट सम्मान पूर्वक उनका नाम जरूर रूप से उच्चारित करें। राज्यपाल जी का नाम महामहिम से चालू करिए, जो अगर कोई जस्टिस हैं तो न्यायमूर्ति के नाम से यूज करिए। जब आम जनमानस है तो उनको नाम में श्री लगाकर या लास्ट में जी लगाकर नाम का उच्चारण करेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी ज्यादा स्थिर देखने को मिलेगी। चलिए, अवधि क्या है? 5 वर्ष की है, 2025-26 से लेकर 2029-30 तक। दायरा 100 जिलों को इन्होंने अभी टारगेट किया है। ठीक, नोडल मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है भैया। प्रीलिम्स में हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका नोडल मंत्रालय कब है, चालू कब हुआ? तो चालू कब हुआ है प्यारे बच्चों? 16 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ है, कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो गई है। ठीक है, 5 वर्ष का समय दिया गया है। वित्त मंत्री क्या है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। फिर क्या है? नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। याद रखिएगा, आधार क्या है? नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला क्या है? अब आपके मन में होगा, आकांक्षी जिला वो है जो विकसित जिलों के बराबरी पे अभी आना बाकी है,
उनकी मूलभूत अभी उनके पास वो अपॉर्चुनिटी बाकी है या विकासशील अवस्था में है, जिनके पास पोटेंशियल तो है बट अभी उतना वो कर नहीं पा रहे हैं परफॉर्म। आकांक्षा है उनकी विकसित होने की, वही है आकांक्षी जिला। ठीक, तो नीति आयोग को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत इसमें है प्रवर्तन क्या है, सरकार प्लस निजी क्षेत्र की इसमें भागीदारी होगी, तो जो बहुत अच्छे से गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम होगा। क्या है जिला चयन के आधार, कम उत्पादकता है, कम फसल है और कम ऋण वितरण है, शून्य मतलब प्लस शून्य फसल क्षेत्र और परिचालन जोत पर आधारित है। ठीक, अब इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा दोस्तों एक सेकेंड, हाँ क्या है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण एवं टिकाऊ कृषि, भंडारण क्षमता का विकास करना, सिंचाई किसान। अब याद रखिएगा ये भी किसका हिस्सा है, पेपर पेपर 1 पार्ट बी का भी हिस्सा है। अगर हो सकता है कृषि पूछा जाए और आपसे पेपर 3, ये मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं दोस्तों, मुख्य परीक्षा पेपर 3 कौन सा वाला सेगमेंट, कृषि वाला सेगमेंट। कृषि में भारत सरकार के प्रयास, भारत सरकार के प्रयास, जब भारत सरकार के प्रयास पूछे जाएंगे तो आपको चुपचाप लिख देना है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। 2 मार्कर में आपसे पूछा जाए तो तुरंत आपको बताना है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना क्या है, 16 तारीख को चालू हुई है, माननीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा ये बताया गया। कब, 2025 के बजट में बताया गया। क्या है भैया, तो 100 जिले इसके दायरे में आएंगे, 5 वर्षों की लिमिट दी गई है। किसका नोडल मंत्रालय क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है, ठीक, फिर है किसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाएगा, तो सरकार एवं निजी क्षेत्र के द्वारा। उत्पादकता कम हो रही है, फसल कम हो रही है, ऋण तेजी से नहीं मिल पा रहा, ये इसको आइडेंटिफाई करने वाली एक बेसिक मानक है। अब क्या उसका उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल का विविधीकरण करना, भंडारण क्षमता बढ़ाना और सिंचाई में सुधार करना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, मेंस के लिए प्रीलिम्स दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट योजना है प्यारे बच्चों। फिर है भारत को मिला 87वें नंबर का ग्रैंड मास्टर। अब ग्रैंड मास्टर किस क्षेत्र के लिए होता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पता होगा। चलिए ठीक है, हरिकृष्णन AR क्या है, 23 वर्ष की उम्र में चेन्नई के हैं ये, बस आपको याद रखना है हरिकृष्णन। ठीक, हरिकृष्णन कौन से नंबर के, 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर, बस ये सोच लेना और ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अभी याद करिए कि अभी डी गुकेश ने अभी भारत का नाम रोशन किया है। ठीक, वो चैंपियनशिप का नाम बताइए। ठीक, वो कहां आयोजित हुई थी ये बता दीजिए। ठीक, शतरंज से ग्रैंड मास्टर से याद आया मुझे कि डी गुकेश का नाम मुझे पूछ लेना चाहिए, हो सकता है आप कितने अपडेट हैं उससे आपकी पता चल जाएगा। ठीक, निर्णायक जीत 8वें राउंड में जीत गए थे फ्रांस से, स्थान क्या था ये बस याद रखना, फ्रांस में। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रैंड मास्टर प्रदाता कौन है, फिडे। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जो है शतरंज का जो है वो इसकी संस्था है फिडे, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद कब, 1988 में ग्रैंड मास्टर बने। फिर ग्रैंड मास्टर बनने की शर्त क्या है, 3 ग्रैंड मास्टर नाम्स यानी GM नॉर्म्स प्राप्त करना, इसके लिए टूर्नामेंट में कम से कम 9 राउंड खेलने के लिए होते हैं। ठीक, रेटिंग्स इसकी 2500 से कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 2500 होना चाहिए। मगर हमारे लिए मुद्दे की बात तो यही है दोस्तों कि आपको सीधे बात करना है कि 87 नंबर के कौन है, तो भैया कौन है, हरिकृष्णन जी हैं। पहले नंबर का कोई पूछे ग्रैंड मास्टर तो कौन है, तो 1988 में विश्वनाथ आनंद बने। ठीक, ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है। फिर आते हैं 2025 तीरंदाज विश्व कप, ये जरूर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। MPPSC प्रीलिम्स का ये प्रिंट क्वेश्चन है और पेटेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में जरूर आएगा ये 100% मान के चलिए। क्या कि तीरंदाजी विश्व कप कप भारतीय प्रदर्शन 4 चरणों में कुल 14 पदक जीते हैं भैया विश्व कप में, 3 स्वर्ण 4 रजत और 7 कांस्य, 3 4 7। ठीक, 347 याद रख लीजिए, 3 गोल्ड, फिर क्या होगा सिल्वर और ब्रॉन्ज। क्लियर है गाइस, देख लेना कहाँ हो रहा है, अमेरिका में, संघाई में और तुर्की में और स्पेन में। ठीक,
3 चरण में। अक्टूबर में फाइनल 2025 में ये आयोजित होगा कहाँ? चीन में इसका फाइनल आयोजित होगा। बस हमको याद रखना है ना कि 2025 की तीरंदाजी वर्ल्ड कप हुआ है और इसका फाइनल हो रहा है नानजिक में, चाइना में हो रहा है। ठीक, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, हो सकता आए नहीं आए, तो मगर आपको रट लेना है। ठीक, स्पेन चौथा चरण, स्पेन आपको काम करना है। हाँ, ये जरूर आपके काम की चीज है कि विश्व तीरंदाजी संगठन कहाँ है, तो 1931 लुसाने स्विट्जरलैंड में। ये जरूर पूछा जा सकता है कि आपके लिए अच्छा मध्य प्रदेश से तीरंदाजी में किसका नाम आता है, ये आपके लिए कमेंट का सेक्शन है। आप बताइए कमेंट में कि मध्य प्रदेश से तीरंदाजी में किसका नाम आता है। फिर सीधे मुद्दे पे आते हैं। विश्व तीरंदाजी संगठन 1931 यानी 1931 में लुसाने स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। ठीक, अब इसके जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डी डॉक्टर उर्गू एडनर्स इसके जो अध्यक्ष हैं। क्लियर है। फिर डॉक्टर अभिजात सेठ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने। ये हमारे लिए चर्चा का विषय है। कौन है? डॉक्टर अभिजात सेठ, नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक, या कमीशन बोल सकते हैं, काउंसिल नहीं बोलेंगे, कमीशन बोलेंगे। इसके नए अध्यक्ष कौन है? कैबिनेट ने इनको नियुक्त किया, डॉक्टर अभिजात सेठ को किया है। पूर्व अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सुरेश गंगाधर। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया। अब एक नजर जान लेते हैं, अगर ये नहीं आए तो ये जरूर आ सकता है। राष्ट्रीय अच्छा यूनिट 7 का ये सेगमेंट है अपना। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना कब हुई? 25 सितंबर 2020 को। मंत्रालय कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कोई आपसे फिर से पूछे तो कब याद रखना है? 25 दिसंबर। कब? अटल बिहारी जी के जन्म दिवस के टाइम पीरियड में इस आयोग की स्थापना हुई। नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अब तो 25 सितंबर है। तो ये तो दीनदयाल जी का टाइम पीरियड है। 25 सितंबर, सॉरी मुझसे गलती हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका रेगुलेटर किया जाएगा। नई दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर है। ठीक, अधिनियम कब का है? तो 2019 का एक्ट है। क्लियर है। फिर मुख्य कार्य क्या है? मेडिकल शिक्षा, निजी मेडिकल को 50% जो सीटों को निर्धारण कर दिया जाता है कि कितनी शुल्क देना है, इसका निर्धारण कर दिया जाता है। और पॉलिसी मेकिंग में केंद्र सरकार को ये रिकमेंडेशन का काम करती है। अगेन मैं पूछ रहा हूँ एक्ट कब का है? 2019 का एक्ट है। इंप्लीमेंटेशन कब हुआ? 2020 में हुआ। ठीक, सेठ साहब, अभिजात सेठ साहब इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है। कब का है? 25 सितंबर 2020 का है ये। और इसका रेगुलेटिंग जो मंत्रालय है वो क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक, चलिए। संजीव सचदेवा एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अब पूर्ण रूप से चीफ जस्टिस बने हैं। पहले कार्यकारी चीफ जस्टिस थे, अब पूर्ण रूप से चीफ जस्टिस बन चुके हैं। अब कौन से नंबर के हैं? तो भैया 29वें नंबर के हैं। इसके पहले जो सुरेश कैत जो हमारे जस्टिस थे, न्यायमूर्ति सुरेश कैत जी थे। देख लीजिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का 29वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। चीफ जस्टिस सुरेश कैत का ये स्थान लेंगे, रिटायरमेंट हो चुका है उनका। ठीक, जस्टिस सचदेवा को जान लीजिए कि दिल्ली से उन्होंने अपना जन्म हुआ और शुरुआत भी उन्होंने वहीं से की। ठीक, 17 अप्रैल 2003 को दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रॉपर स्थायी न्यायाधीश बने। 24 में एक्टिंग चीफ जस्टिस आए और मुख्य रूप से 2025 में जाके इन्होंने मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल लिया है। आप एक नजर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई अनुच्छेद 214 के तहत, बिल्कुल, जो कि हम सबको पता रहना चाहिए। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश मुख्य खंडपीठ एक जबलपुर में है और अतिरिक्त जो खंडपीठ है 1968 में इनकी स्थापना हुई, एक इंदौर में, एक ग्वालियर में। ठीक, ये देखो लिखा हुआ है इंदौर और ग्वालियर में। चीफ जस्टिस अभी एक्टिंग है सचदेवा और टोटल पद जो है 53 स्वीकृत हैं। वर्तमान में जजों की संख्या क्या है? 34 + 1, 33 + 1 यानी 33 + 1। क्लियर है। तो अगेन मैं बता दूं ये कौन से नंबर के हैं? 29वें नंबर के हैं। हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है 1 नवंबर 1956 को। ठीक, आर्टिकल 214 कहता है। संजीव सचदेवा। फिर आता है स्वच्छता, जो हमारा इंदौर हमारे इसके लिए फेमस है। अब इंदौर सुपर स्वच्छ लीग में पहली पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब जो अदर हमारी सिटीज थी उनको भी अब मौका दिया जा रहा है कि नहीं भैया, अब रैंकिंग में आप केवल इंदौर का नहीं अन्य सिटी का भी नाम आएगा। तो देख लीजिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का 9वां संस्करण है। 10 लाख प्लस की जो सिटी है उसमें पहली पोजीशन पे अहमदाबाद है, सेकंड नंबर पे अपना भोपाल है। याद रखिए हमारे काम के लिए है, बट
देश का सबसे स्वच्छ शहर 2024 में आएगा कौन? अहमदाबाद। पहले कौन सा था हमारा? 7 बार जीतने वाला कौन सा था? हमारा अपना इंदौर। फिर लखनऊ तीसरे पोजीशन पे थे। इंदौर सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में शीर्ष पर लगातार 8वीं पोजीशन पे है हमारा इंदौर। मगर हमको सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर चौथी पोजीशन, सॉरी, ओवरऑल में चौथी पोजीशन पे, सुपर स्वच्छ लीग में पहली पोजीशन है। ठीक है दोस्त, 2017 से लेकर 2023 तक 7 वर्ष तक स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 आया था हमारा इंदौर। सुपर स्वच्छ लीग जो इस बार से नया चालू किया गया है 2 वर्ष 2024 में, तो इसमें ये नंबर 1 घोषित है। गांधी जी का चश्मा की बात कर ले, जो इंटरव्यू देने जा रहे वाले प्यारे बच्चे हैं, तो इंटरव्यू के टाइम इंटरव्यू को टाइम पूछा जा सकता है कि भैया स्वच्छता का अभी बहुत चारों तरफ से बातें चल रही हैं, तो बताइए गांधी जी के चश्मे में क्या लिखा? तो एक तरफ स्वच्छ और दूसरे तरफ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। याद रखिएगा, इस टाइप की चीजें सिली चीजें होती हैं, पर कभी कभी हमसे बनती नहीं है। एक कदम स्वच्छता की ओर, एक तरफ स्वच्छ, दूसरे तरफ भारत। ठीक है गाइस। फिर आता है स्वच्छ मध्य प्रदेश का प्रदर्शन, तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, ये सब हमारे 8 शहर को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई 2025 को ये सम्मान प्रदान किया गया। सुपर स्वच्छ लीग में आगे पहली बार शामिल हुआ हमारा इंदौर, और पहली बार में ही उन्होंने पहली पोजीशन प्राप्त कर ली। इसमें 12 शहर और भी शामिल हुए थे। ठीक है, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई जैसे मिलियन प्लस श्रेणी में इसमें शामिल हो गए। उद्देश्य क्या है स्वच्छता भारत का? उद्देश्य यही है, निरंतर उत्कृष्ट शहरों को सम्मान देना और अन्य शहरों को प्रेरित करना स्वच्छता की ओर। स्वच्छता क्या है? स्वच्छता याद रखिएगा कि स्वच्छता केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी आपको सक्षम कर देती है। कि जब आप आसपास साफ सुथरा चीजों को देखते हैं तो आपका दिमाग एकदम हल्का हो जाता है। जब आसपास की कूड़ा करकट नहीं होती तो बीमारियां नहीं होती, जब बीमारियां नहीं होती तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इससे इनकम का सोर्स बढ़ता है और आप स्वच्छ और समृद्ध हो जाते हैं। क्लियर है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में आवास एवं, याद रखिएगा आपको मिनिस्ट्री याद रखना है, स्वच्छता में कौन है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक, 2016 द्वारा। उद्देश्य शहरों की स्वच्छता स्थिति का मूल्यांकन करना और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना। विमिल्टन हुआ है भैया, ये सबसे फेमस और सबसे महंगा 4 करोड़ 3 करोड़ रुपए की सीट होती है रिजर्व, ठीक, केवल देखने के लिए। तो 1877 में 1877 में विमिल्टन की शुरुआत हुई। ठीक, ये कहाँ होता है? लंदन की, यूके में ही होता है, लंदन में। ठीक, ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड द, ये क्या है? क्रोड क्लब। ठीक, शायद कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, बट देख लीजिए चैंपियनशिप है, विंबलडन है। कहाँ होता है? यूके में होता है। ये घास में खेला जाता है, दुनिया का सबसे पुराना और इकलौता ग्रैंड स्लैम है जो घास में खेला जाता है। ठीक है, एक बार जो सीक्वेंस है, एक बार आप हमें बताइए कि ये सीक्वेंस कैसा खेला जाता है। सीक्वेंस क्या है? वर्ष का जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको कौन कौन से मैच देखने को मिलते हैं। क्लियर है गाइस? विजेता क्या है? स्वीतेक है और इधर जेनरिक सिनर है। ये हमारे लिए बस काम की चीज है, देख लिए, इका स्वीतेक और इधर में पुरुष में जेनरिक सिनर है। ठीक, सिनर का पहला विंबलडन खिताब जीता है और ये जो मैडम है इन्होंने 6 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। क्लियर है? तो ये हमारा करंट अफेयर था, वीकली करंट अफेयर। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट आपको जानकारी समय समय पर चैंपियन स्क्वायर देता ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलें ना, और आपको कुछ ना कुछ हमेशा हम नए वीडियो में देंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।